Good morning, students. Today the topic is glass. What are glasses? Glasses are silicates, or we can say they are the mixture of oxide. And which type of oxides are used? Sodium oxide, calcium oxide, boron oxide, और main oxide is silicon oxide. तो means अगर हम इन ऑक्साइड को एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में हम मिलाएं तो ये जो सिलिकेट्स बनते हैं उसका अपीयरेंस किसके जैसा होता है? ग्लासेस का जैसा होता है। सीमेंट में हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा था वहाँ, और इसके अलावा फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe ऑक्साइड्स थे, और उसने कैसी अपीयरेंस बताई थी? सीमेंट जैसी, पाउडर जैसी अपीयरेंस बताई। यहाँ हम कहते हैं कि जो ग्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो जनरल फॉर्मूला होता है उनका R2O MO XSiO2 होता है। ये कौन है? मोनोवेलेंट ऑक्साइड, ये डाइवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब सोडियम, डाइवेलेंट मतलब कौन सा मेटल हो या कैल्शियम हो और उसके सिलिकेट्स हो। तो अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये क्या चीज़ बनती है? ग्लास बनती है। और ये जो अगर सोडियम कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है तो ये कौन सा ग्लास होता है? सोडा ग्लास इसे कहा जाता है, जिसकी रिएजेंट्स बॉटल वगैरह बनती है। तो ग्लासेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्लासेस सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, और ये कलर एब्जॉर्बिंग इनमें प्रॉपर्टी होती है। लाइट इनमें से ट्रांसमिट हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और इसके साथ ही साथ ये केमिकल अटैक से रजिस्ट करते हैं अपने आप को। लेकिन एक केमिकल होता है जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है, वो कौन सा होता है? HF। अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर ग्लास के कांटेक्ट में आ जाए तो ग्लास में जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो फ्लोराइड में बदल जाते हैं, जैसे Na2O, CaO, SiO2 है। तो ये Na2O किस में बदल जाएगा? NaF। कैल्शियम किस में बदल जाएगा? कैल्शियम फ्लोराइड में। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड में। इसी तरह से सिलिकॉन किस में बदल जाएगा? सिलिकॉन फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी HF के एनवायरनमेंट के अंदर ग्लास खराब हो जाता है। इसी के साथ साथ यदि जैसे हम ब्यूरेट बात करते हैं, ब्यूरेट किसकी बनी होती है? बोरोसिलिकेट। अगर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अगर हम 24 घंटे तक भरा रहने दें तो उस घंटे के बाद वो थोड़ा उसका जो ग्लास मटेरियल वो स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने के कारण जब हम उसकी नोक को घुमाते हैं, ओपन करते हैं, तो वो बहुत ही स्टिकी टाइप की होती है। तो कहते हैं NaOH काफ़ी लंबे समय तक अगर कांच के अंदर बैठा रहे, अगर उसको हम फिल रखें तो ग्लास खराब हो सकता है। अब हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? मेल्टिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है? शेपिंग। थर्ड स्टेप क्या होता है? एनीलिंग। और लास्ट स्टेप क्या होता है? शेपिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज फिनिशिंग, मीन्स मेल्टिंग, शेपिंग, एनीलिंग एंड फिनिशिंग। अब सबसे पहले हम लेते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग करने के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं? ग्लास को जब हमें मेल्ट करना है, इनके रॉ मटेरियल को, हम फर्नेस यूज़ करते हैं। फर्नेस 2 तरह के होते हैं, पॉट फर्नेस और टैंक फर्नेस। अगर हमें स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो हम पॉट्स यूज़ करते हैं, जैसे मटका होता है, सुराही जैसी स्ट्रक्चर होती है। और अगर हमें लार्ज स्केल पर जैसे शीट वगैरह बनानी है, विंडो ग्लासेस बनाने हैं, डोर ग्लासेस बनाने हैं, तो हम कौन सा फर्नेस यूज़ करते हैं? टैंक फर्नेस यूज़ करते हैं। पॉट फर्नेस के अंदर क्या चीज़ होती है? एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ एक वॉइड होता है या होल होता है, और यहाँ क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं? ये पॉट्स हैं। जैसे आप संतरे को काटो तो इस तरह से स्ट्रक्चर आता है ना, तो ये क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं? पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से जब इन पॉट्स में क्या किसको भरा जाता है? ग्लास के रॉ मटेरियल। अब कहते हैं हमें मेल्टिंग करनी है, जैसे सोडा ग्लास बनाना है, तो सोडा ग्लास में हम रॉ मटेरियल क्या लेंगे? हमें मालूम है Na2O, CaO और SiO2, 3 चीज़ें हैं इसमें। तो Na2O नहीं लेते हम, उसका रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल हमने क्या लिया? माना Na2CO3 लिया, जो अवेलेबल है उस साइट पर। कैल्शियम के लिए हमने क्या लिया? माना कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जो चीज़ वहाँ मिलती है। इसी तरह सिलिका के लिए हमने क्या लिया? क्वार्ट्ज लिया, सैंड ले सकते हैं हम। तो इन रॉ मटेरियल्स को इनके अंदर फिल करा जाता है, साथ ही कलेट्स भरी जाती हैं। कलेट्स क्या होती हैं? पुराने
जो वेस्ट कांच के टुकड़े हैं जिनको अब हम यूज़ नहीं करेंगे, उनके जो छोटे छोटे पीसीज हैं उनको कलर्स कहते हैं, वो इनके अंदर हम फिल करते हैं। तो इस तरह से पॉट की बनावट होती है। आप देख रहे हैं कि मेल्टिंग के जो पॉट का साइज़ है बहुत छोटा है, तो इसमें जब हम जो स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के अंदर हम ये काम में लेते हैं। जैसे कोई भी कांच का क्या हो गया, जैसे कोई डेकोरेटिव आइटम है या कोई ट्यूब है, वो बनाने के अंदर ये काम में लेते हैं। अब इसके बाद जो टैंक होता है, टैंक किस तरह का होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी मैं। टैंक इस शेप का होता है, इसमें हम रॉ मटेरियल्स को भरते हैं। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये ओवन के अंदर फर्नेस के ऊपर ये साइज ये लगे हुए होते हैं, इस शेप के ये टैंक और पॉट लगे हुए होते हैं। अब हम लेते हैं मेल्टिंग करने के लिए टैंक फर्नेस का एग्जाम्पल लेते हैं। टैंक फर्नेस किस तरह से होता है, एक लोअर पोर्शन होता है ये, इसमें क्या लगे हुए होते हैं, रीजनरेटर या रिक्यूपरेटर्स। जो आपने ऑटो हॉफमैन मेथड पढ़ा था कोल के अंदर, तो हमने रीजनरेटर ब्रिक्स यूज़ की थी, या रिक्यूपरेटर भी एक होता है मेटल की, इसमें एक कंटेनर होता है, मेटल का एक डक्ट होता है, वो चीज़ नहीं। तो वो इस तरह से होगी। सपोज मैं इसको आज इस तरह से इनकी शेप बना रही हूँ। ये क्या चीज़ हम बना रहे हैं, रीजनरेटर या रिक्यूपरेटर्स बना रहे हैं। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ क्या फिल किया जाता है, फ्यूल डाला जाता है। माना ये एक पैसेज है, यहाँ हम क्या डालते हैं, फ्यूल ले सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस ले सकते हैं। माना हमने क्या लिया, कोल लिया है, और ये कहाँ जाके ओपन होता है, इस तरह से ये ओपन होता है। ये जो है इसकी भी ट्यूब्स यहाँ जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ से मिक्स हो जाती हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाती है, या अगर ये डिज़ाइन ना हो तो ये ऊपर भी जाकर मिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ से हम जो भी हीट है वो कहाँ पास हो रही है, इसकी इस डायरेक्शन में पास हो रही है। ये कोल यहाँ जा रहा है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक टैंक प्रेजेंट होता है। अगर यही चीज़ पॉट होती तो यहाँ पॉट रखा होता, अब यहाँ टैंक प्रेजेंट होता है। टैंक कैसा होता है, कवर्ड होता है, तो ये टैंक कवर्ड होता है। अब ये चीज़ कहाँ भी कनेक्टेड होती है, यहाँ भी कनेक्टेड होती है। जो हमने ऑटो हॉफमैन में पढ़ा था ना, वेस्ट गैसेस जो निकलेंगी फर्नेस से, वो रीजनरेटर या रिक्यूपरेटर में जाएंगी। तो इनकी डायरेक्शन हम माना किस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ हमने क्या रखा, सोडा ग्लास बना रहे हैं। माना हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला, सिलिका डाली, और क्या डाला, क्वार्ट्ज डाला, और इसका क्यूलेट्स डाले। इन चारों चीज़ों को अब हमने इसमें डाला, और ये जो कहाँ जाती है, ये चिमनी की तरफ जाती है। अब धीरे धीरे ये गर्म होने लगा। गर्म होने पर हमने इसमें क्या किया, गर्म होने पर ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। इस पूरे पोर्शन को हमने जब हमने फिल किया, इसे हमने नाम दिया बैच। तो एक बैच हमने फिल किया, इसे गर्म किया, गर्म करने पर ये बैच मेल्ट होगा। कलेट्स का क्या रोल है कि कलेट्स बहुत यूज्ड ग्लास होता है, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अब जल्दी से मेल्ट होगा तो जो नया रॉ मटेरियल है उसमें अपनी हीट कंडक्ट करेगा, उसको भी मेल्ट होने में आसानी रहेगी। यानी कलेट्स के कारण जो न्यू रॉ मटेरियल होता है उनकी मेल्टिंग ईजी हो जाती है। अगर हम कलेट्स नहीं डालते तो मेल्टिंग पॉइंट उनका अलग होता है, तो वो मेल्ट देर से होते हैं। और कलेट्स के कारण क्योंकि हीट का कंडक्शन जल्दी शुरू हो जाता है, तो मेल्टिंग जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये रॉ मटेरियल जल्दी मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने पर क्या होगा, इसमें बबल्स बनेंगे, वॉलेटाइल मैटर है, कुछ गैसेज हैं, CO2 वगैरह गैसेज हैं, वो वाटर वेपर्स हैं, वो सब इसमें से बाहर निकलेंगी। तो ये बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकलने के बाद इसमें बबल्स दिखाई देने लगेंगे, और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब इसमें बबल दिखना बंद हो जाएंगे। बबल दिखना बंद हो जाएंगे तो उस समय हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेन, कि ये अब ये प्लेन हो गया है। इसके अंदर से जितने भी वॉलेटाइल मैटर थे, इम्प्योरिटीज थी, वो रिमूव हो चुकी है। अब धीरे धीरे और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और इंक्रीज़ करने पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने इसमें मिलाए थे ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, सिलिकेट्स बना देंगे। जो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट वाला ग्लास यहाँ रेडी हो जाएगा। अब इस टैंक, ये
रीजनरेटर का क्या मतलब था, जो ये वेस्ट गैसेस आई थी, ये वेस्ट गैसेस कहाँ जा रही हैं, इस कोल को कंबशन करने में यूज़ आ रही हैं। तो रीजनरेटर में तो जो हमने आउट ऑफ में पढ़ा था उसी की तरह से कि ये साइक्लिक होता है। और रिक्यूपरेटर में क्या होता है कि ये चीज़ मेटल की बनी हुई होती है और मेटल की डक्ट होती है और वो हीट कहाँ पहुँचाती है, अपनी टैंक तक पहुँचाती है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा मेल्ट बना है, प्लेन बना है, प्लेन के ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ये इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। गैसेस तो निकल चुकी हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसे ग्लास बॉल कहा जाता है। इस सॉलिड इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, ग्लास बॉल। इसको अलग कर लिया जाता है और इसमें से प्लेन को या जो मेल्ट है, ट्रांसपेरेंट मेल्ट है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी मेल्टिंग प्रोसेस होता है। मेल्टिंग के